नालंदा की धूप उस दिन कुछ अलग थी। खंडहरों के बीच पसरा हुआ सन्नाटा और इतिहास की सांसें लेती दीवारें किसी छिपे हुए रहस्य की प्रतीक्षा कर रही थीं। खुदाई का काम चल रहा था और मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर ईशान अपने दस्तावेजों में खोए हुए थे जब अन्वी ने अचानक आवाज लगाई, डॉक्टर ईशान, यहां कुछ मिला है। डॉक्टर ईशान तुरंत उठे और अन्वी की ओर बढ़े। मिट्टी से भरी जमीन पर कुछ चमक रहा था। अन्वी ने सावधानी से मिट्टी हटाई और धीरे धीरे एक मोटी, धूल से ढकी प्राचीन पुस्तक को बाहर निकाला। अन्वी ने किताब के एक पन्ने पर उंगली रखी। देखिए, ये चित्र, एक मंदिर, एक नदी और शायद कोई सुरंग। क्या ये राजा बिंबिसार की कथा से जुड़ा हो सकता है? डॉक्टर ईशान ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। राजा बिंबिसार की कहानियां सिर्फ गाथाएं नहीं हैं, कहीं न कहीं उनमें सच्चाई भी छुपी है। यह पुस्तक उसी सच्चाई का पहला संकेत हो सकती है। शाम तक किताब एक मेज पर फैली थी, चारों तरफ स्कैनर, लैपटॉप और नोट्स। रोहन हर पन्ने को स्कैन कर रहा था और अपनी डिकोडिंग तकनीकों से लिपि को समझने की कोशिश में जुटा था। अन्वी किताब की प्रतीकों को गौर से देख रही थी। हर चित्र एक रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। डॉक्टर ईशान की आंखों में चमक थी, एक खोज की शुरुआत जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उनकी आत्मा से भी जुड़ चुकी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ये एक दरवाज़ा है, एक ऐसे खजाने की ओर जो सदियों से छिपा है। अन्वी ने प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी ओर देखा। तो क्या हम इसकी खोज शुरू करें? डॉक्टर ईशान ने पुस्तक को बंद किया और बोले, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर ईशान, अन्वी और रोहन, तीनों की आंखों में अब केवल एक ही सवाल था, क्या हम सच में इतिहास के सबसे रहस्यमयी खजाने के करीब पहुंच गए हैं? अगली सुबह डॉक्टर ईशान ने पुस्तक के पन्नों को ध्यान से देखा। एक चित्र बार बार उनका ध्यान खींच रहा था। एक प्राचीन मंदिर जिसकी दीवार पर सूरज, नाग और एक घंटी के चित्र उकेरे गए थे। नीचे एक लिपि में कुछ लिखा था जो अब तक अनजान रही थी। रोहन ने उस लिपि का डिजिटल विश्लेषण शुरू किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन जब एक सिंबल बार बार रिपीट होने लगा, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, डिकोडिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई मार्गदर्शक कोड है, जैसे कोऑर्डिनेट्स, कोई दिशा दिखाने वाला संकेत। अन्वी ने किताब की दूसरी ओर एक छोटी सी कसी हुई रेखा पर उंगली रखी। ये लाइन देखिए, ये नालंदा से शुरू होती है और एक जंगल की ओर जाती है। शायद ये मार्ग है। डॉक्टर ईशान ने तुरंत पास के नक्शे निकाले, पुराने अभिलेख खंगाले और जल्द ही बोले, ये वज्र गुफा हो सकती है, एक स्थान जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। शाम तक टीम ने तय कर लिया, अगला पड़ाव वज्र गुफा होगा। खजाने से पहले रोमांच शुरू हो गया है। उस रात नालंदा की हवाओं में एक नई ऊर्जा थी, जैसे समय खुद इतिहास के इन तीन खोजियों को आगे बढ़ने का इशारा दे रहा हो। गाड़ी पत्थरीली राहों को पार करती हुई एक घने जंगल के पास आकर रुक गई। सामने खड़ा था एक प्राचीन पर्वत, वर्षों से अनछुआ, शांत और रहस्यमयी। यहीं कहीं छुपी थी वज्र गुफा। डॉक्टर ईशान ने कार से उतरते ही आसपास के चट्टानों का निरीक्षण शुरू किया। अन्वी ने अपने नोट्स देखे और कहा, यहाँ की चट्टानों पर वही सूर्य और नाग के चिन्ह उकेरे गए हैं जो पुस्तक में थे। हम सही जगह पर हैं। रोहन ने उत्साहित होकर कैमरा और उपकरण निकाले। जंगल के बीच गुफा ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर वो खजाना सच है तो ये उसका पहला द्वार है। तीनों ने मिलकर पेड़ों और पत्थरों के बीच खोज शुरू की। घंटों की खोज के बाद एक बेलों से ढकी चट्टान के पीछे उन्हें एक संकरी सुराख दिखाई दी। भीतर जाने का रास्ता था तंग, पर गहराई की ओर उतरता हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में गुफा के अंदर जाते ही उनके सामने उभरी दीवारों पर उकेरी गई चित्रकथाएं। एक चित्र में राजा बिंबिसार ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक चौकोर कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच था एक पत्थर का मंच और उस पर बना था एक यंत्र जिसमें तीन चिन्ह उकेरे थे, सूर्य, घंटी और नाग। अन्वी ने पुस्तक में देखे गए चिन्हों की तुलना की। यह कोई लॉग जैसा लग रहा है, शायद कोई संयोजन जिसे सही क्रम में छूना होगा। रोहन ने आगे बढ़ते हुए कहा, कोशिश करते हैं।
पहले सूर्य के चिन्ह को छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर घंटी। अचानक गुफा की दीवार से एक तेज आवाज आई, कर्कश और चेतावनी जैसी। फिर नाक को छुआ, जमीन थोड़ी हिलने लगी। डॉक्टर ईशान ने अचानक कहा, रुको, यही गलती राजा बिंबिसार के दुश्मनों ने की होगी। ये परीक्षा है, सही क्रम जानने की, धैर्य की और समझ की। हमें पुस्तक के उस चित्र को फिर से देखना होगा। अन्वी ने चित्र का विवरण पढ़ा। जहां सूर्य उदय हो वहां नाग जागे और अंत में घंटी बजे। अब तीनों ने सावधानी से वही क्रम अपनाया। पहले सूर्य, फिर नाग और अंत में घंटी। एक हल्की सी ध्वनि के साथ मंच के पीछे की दीवार घूम गई। अंधकार में एक नया रास्ता खुल गया। पत्थरों की एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। डॉक्टर ईशान मुस्कुराए। पहली परीक्षा पूरी हुई। आगे अब इतिहास की सबसे गहरी परत हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तीनों ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ रहस्य और रोमांच गहरा होता गया। गुफा की गहराइयों में उतरते हुए सीढ़ियां अब पुराने पत्थरों से बनी एक गोलाकार कक्ष में खुली। चारों ओर बुझे हुए दीपों के अवशेष थे और फर्श पर फैली थी सर्पाकार रेखाओं से बनी एक जटिल आकृति, मानो जमीन खुद ही कोई पहेली हो। रोशनी फैलते ही दीवारों पर उभरे चित्र डरावने थे। एक चित्र में एक सर्पाकार आकृति थी जो किसी योद्धा को जकड़े हुए थी। उसकी आंखें अग्नि जैसी लाल और जबड़े खुले हुए। अन्वी ने धीरे से कहा, यह नागपाश है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक बार सक्रिय हो जाए तो यह आत्मा तक को बांध सकता है। डॉक्टर ईशान चिंतित नजरों से बोले, हमें ये जगह पार करनी है, लेकिन बिना नागपाश को जागृत किए, वरना हम यहीं फंस सकते हैं। रोहन ने ध्यान से फर्श की सर्प आकृतियों को देखा। ये पैटर्न, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये दबाव संवेदनशील हैं। गलत कदम पड़ा तो कुछ सक्रिय हो सकता है। अन्वी ने किताब के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक लघु श्लोक लिखा था, जहां छाया पड़े वहां न रखो पांव, जहां रेखा कटे वहीं से होगा अभाव। डॉक्टर ईशान ने तुरंत समझ लिया, हमें उन रेखाओं पर नहीं चलना है जहां दो सर्प रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों, और अपने शरीर की छाया से भी सावधान रहना होगा। अब यह एक खेल था, धैर्य, गणना और साहस का। रोहन सबसे आगे चला। डिजिटल लाइट से छाया की दिशा बदलता गया। अन्वी ने अपने बैग से एक धागा निकाला जिससे वे फर्श की रेखाओं को ट्रेस करती रहीं। डॉ ईशान एक एक कदम सधे हुए रख रहे थे, जैसे शतरंज के खिलाड़ी कोई चाल चल रहा हो। एक मोड़ पर अचानक अन्वी का पांव फिसल गया और उसकी परछाई एक नाग के मुंह पर पड़ गई। साई साई करती एक हवा चली और दीवार से एक पत्थर सरक कर गिरा। एक फुफकारती सी ध्वनि गूंजने लगी। अचानक एक नाग जीवंत हो उठता है। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी से चमकने लगती हैं। वह फुफकारता है और अन्वी की ओर हवा में लहराता हुआ बढ़ता है। डॉक्टर ईशान तुरंत स्थिति को भांपते हैं। उनकी नजर दीवार के ऊपर एक धूल से ढके प्राचीन चिन्ह पर जाती है। त्रिनेत्र, तीसरी आंख का प्रतीक। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ते हैं और अपनी हथेली से उस चिन्ह पर जमी धूल को साफ करते हैं। त्रिनेत्र स्पष्ट होते ही हल्की सी कंपन महसूस होती है। डॉक्टर ईशान जोर से बोलते हैं, त्रिनेत्र के प्रकाश से खुलता है सत्य का द्वार। जैसे ही वे चिन्ह पर हाथ रखते हैं, एक गोल स्वर्णिम ऊर्जा की लहर दीवार से बाहर निकलती है। वह लहर हवा में तैरते नाग को छूते ही उसे रोक देती है और नाग वापस दीवार में विलीन हो जाता है। अन्वी एक लंबी सांस छोड़ती है। रोहान स्तब्ध है। ईशान की आंखों में शांति और गहराई है, मानो उन्होंने किसी दिव्य रहस्य को छू लिया हो। लगभग आधा घंटा बाद तीनों सुरक्षित उस कक्ष के पार पहुंच गए। सामने था एक विशाल द्वार जिस पर उकेरे थे दो शब्द, मौन द्वार, जहां केवल मौन ही प्रवेश का संकेत है। डॉक्टर ईशान मुस्कुराए। अब अगली परीक्षा, मौन की शक्ति और प्रतीक्षा की परीक्षा। तीनों चुपचाप द्वार के सामने बैठ गए। घड़ी की टिक टिक की तरह समय बीतता गया और अंततः बिना किसी शोर के वह पत्थरों का द्वार खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे के पार एक नई सुरंग दिखी और वहां दूर कहीं हल्की सी रोशनी की चमक थी। मौन द्वार पार करने के बाद एक संकरी सुरंग तीनों को एक विशाल गुहा की ओर ले गई। अंदर पहुंचते ही उन्हें सामने जो दृश्य दिखाई दिया वह स्वप्न जैसा था। गुफा के बीचों बीच फैली थी एक शांत झील, लेकिन यह साधारण पानी नहीं था।
इसमें तैरती थीं चमकदार रत्नों की हल्की रोशनियां। हर लहर के साथ नीलम, पन्ना और माणिक की चमक दीवारों पर सतरंगी प्रतिबिंब बिखेर देती। अन्वी विस्मित होकर बोली, ये कोई झील नहीं, ये रत्न सरोवर है। शायद यहीं से बिंबिसार की समृद्धि की शुरुआत हुई थी। रोहन उत्साहित हो उठा, क्या इनमें से कुछ असली खजाने के हिस्से हैं? डॉक्टर ईशान ने झील के किनारे घुटने टेक कर झील की सतह को छुआ। इनमें से बहुत से रत्न प्राचीन प्रतीक हैं, लेकिन असली खजाना इनमें नहीं, इनके पीछे छुपे संकेतों में है। उन्होंने झील के उस पार एक द्वार देखा जिसके दोनों ओर हाथियों की प्रतिमाएं थीं और उन पर खुदे हुए थे संस्कृत के कुछ श्लोक। अन्वी ने पुस्तक निकाली और पढ़ा, जो लोभ से चले वह झील निगले, जो श्रद्धा से बढ़े उसे मार्ग मिले। डॉक्टर ईशान ने धीरे से कहा, मतलब अगर किसी ने इस झील में से कुछ लेने की कोशिश की तो यह खुद उसे निगल सकती है। यह परीक्षा लालच की है। रोहन कुछ सोच में पड़ गया। लेकिन अगर हमें उस पार जाना है तो हमें झील को पार करना होगा। कैसे? डॉक्टर ईशान ने दीवारों पर उकेरी कुछ आकृतियां देखीं। 5 पत्थर जो झील पर एक विशेष मार्ग दिखा रहे थे, जैसे कोई छिपा हुआ पुल। शायद झील के नीचे कोई पगडंडी है, लेकिन सिर्फ तभी दिखाई देगी जब झील शांत होगी और मन भी। तीनों ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कीं। जैसे ही मन शांत हुआ, झील की सतह पर धीरे धीरे 5 चट्टानें उभर आईं, एक पुल के रूप में। सांस रोके एक एक करके तीनों उस अदृश्य पुल पर चलने लगे। हर कदम के साथ झील की सतह रत्नों की रोशनी से और भी चकाचौंध होती गई, मानो रत्न उनकी नीयत को पहचान रहे हों। लेकिन जैसे ही रोहन का पैर थोड़ा सा डगमगाया, झील में हलचल हुई। एक चमकदार रत्न क्रीड़ा करते हुए उसकी ओर लपका। डॉक्टर ईशान ने तुरंत कहा, ध्यान केंद्रित रखो, लालच से नहीं, विश्वास से चलो। आखिरकार बिना किसी रत्न को छुए तीनों झील पार कर द्वार तक पहुंचे। द्वार अपने आप खुल गया और वहां सामने थी एक पत्थरों से बनी छोटी सी वेदी, जिस पर रखी थी एक प्राचीन धातु की छड़ी। उस पर संस्कृत में लिखा था, धर्मदंड, राजा बिंबिसार का न्याय का प्रतीक। डॉक्टर ईशान ने श्रद्धा से उसे उठाया। यह केवल एक छड़ी नहीं, यह उस मार्ग की कुंजी है जो हमें अंतिम खजाने तक ले जाएगी। धर्मदंड हाथ में लिए डॉक्टर ईशान, अन्वी और रोहन एक और संकरी सुरंग में प्रवेश करते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक गोलाकार सभागृह में पहुंचे। वहां केंद्र में था एक विशाल पत्थर का चक्र, आकार में लगभग 10 फीट चौड़ा, और उसके चारों ओर 12 छोटे पत्थर, जैसे घड़ी के 12 घंटे। अन्वी ने धीमे स्वर में कहा, यह काल चक्र है, समय का पहिया। बौद्ध दर्शन में इसका गहरा अर्थ होता है। रोहन ने उसकी बात में जोड़ा, लेकिन यह घूमता नहीं है, लगता है जैसे इसे रोक दिया गया हो। डॉक्टर ईशान ने ध्यान से देखा। पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह देवताओं के प्रतीक, ग्रहों के संकेत, और एक जगह था एक गोल छेद जहां धर्मदंड पूरी तरह फिट बैठता। उन्होंने छड़ी को उस छेद में स्थापित किया। तभी जमीन कांपने लगी और चक्र धीरे धीरे घूमने लगा। उसके घूमते ही सभागृह की दीवारों पर समय के अलग अलग कालखंड उभरने लगे। सम्राट बिंबिसार का राज्याभिषेक, मगध की समृद्धि, विदेशी आक्रमण, नालंदा की स्थापना और उसका विध्वंस। अन्वी मंत्रमुग्ध होकर बोली, ये समय की आंख है। बिंबिसार का खजाना सिर्फ धन नहीं, इतिहास है, ज्ञान का संग्रह। चक्र के घूमने के साथ ही एक द्वार दीवार में प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, काल द्वार, जहां समय रुकता है वहीं सत्य छिपा है। एक तीव्र प्रकाश फैला और काल द्वार धीरे धीरे खुल गया। अंदर था एक छोटा कक्ष और उसके केंद्र में एक लोहे का संदूक, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, ज्ञान ही खजाना है। डॉक्टर ईशान ने धीरे से संदूक खोला। उसमें थीं तांबे की पांडुलिपियां, लुप्त शिलालेख। ये है हमारा उत्तर, हमारा खजाना। ईशान की आंखों में गर्व और श्रद्धा दोनों थे। संदूक खोलने के बाद एक शांत सी ऊर्जा उस कक्ष में फैल गई, मानो सदियों से बंद पड़ा इतिहास अब सांस ले रहा हो। डॉक्टर ईशान ने बड़ी सावधानी से पांडुलिपियों को एक एक कर निकाला। हर पन्ना हथेली से पुराने पत्तों की तरह टूट सकता था, फिर भी उन पर लिखे अक्षर चमकते हुए लग रहे थे। यह सिर्फ शाही आदेश नहीं था, यह था राजा बिंबिसार का अंतिम संदेश। डॉक्टर ईशान ने गहरी सांस ली और ताम्रपत्र पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, यत्र स्वर्ण भद्र गुहायां
राजबिंबिसारस्य निधिः निहितः मर्म भाषायां लिप्तम रहस्यम द्वारमेकम दीप्ति अन्वेषणम। जहां सोनभद्र की गुफा में बिंबिसार का खजाना छिपा है, एक प्राचीन भाषा में छिपे हैं संकेत और द्वार खोलने की चाबी है प्रकाश। अन्वी ने धीरे से कहा, तो असली रहस्य अभी बाकी है। रोहन ने चकित स्वर में कहा, सोनभद्र की गुफाएं और वो प्रकाश क्या है? डॉक्टर ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बस शुरुआत है, लेकिन इसके पहले हमें इसे सुरक्षित बाहर ले जाना होगा, और शायद उसके लिए सबसे कठिन राह अब शुरू होती है। तभी कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। कालचक्र फिर से घूमने लगा, लेकिन इस बार और तेज। कक्ष धीरे धीरे ढाने लगा। जल्दी निकलो, ईशान चिल्लाया। संदूक को कंधे से लगाए हुए वे तीनों भागते हुए सुरंग की ओर लौटे। हर कदम पर पत्थर गिरते, दीवारें कंपन करतीं, जैसे खजाना अपना अंतिम संरक्षक चुन चुका था। सांसें थामे वे बाहर की रोशनी में पहुंचे, ठीक समय पर। डॉक्टर ईशान ने संदूक पर हाथ रखा और मुस्कुराए। हमने इतिहास को खोदकर निकाला नहीं, हमने उसे फिर से जीवित किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, शुरुआत होगी अगले सीजन की। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोचक सफर में, और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।